Hello, 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 hello. Hello, जनता कैसे हो? So today we are going to start with a brand new topic of dual nature of radiation and matter. एक्चुअली मैं एटम्स मॉलिक्यूल्स एटम्स स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर चालू करने वाला था बट उसमें से कुछ थोड़ा सा पार्ट है जो हम लोग ड्यूअल नेचर में डिस्कस करने वाले थे, तो मैंने बोर्ड डिजिटलाइज करने के वजह से हम लोग और चैप्टर्स मतलब और फटाफट लेक्चर्स ले सकते, इसलिए मैंने सोचा कि ड्यूअल नेचर ही पहले ख़त्म कर देते, उसके बाद जाएंगे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर पे जाएंगे. तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विल गेट इनटू द रूट्स ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर. अभी ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर चालू करने से पहले आपके सिलेबस में डायरेक्टली वो लोग ने जंप मारा है व्हाट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत दिया है, तो इंट्रोडक्शन को थोड़ा डीप में पढ़ेंगे. एक्चुअली आपको सिलेबस में जो वर्क फंक्शन वाला पार्ट है वो बहुत लेट आता है आपके सिलेबस में, मतलब ऑलमोस्ट 3 या 4 पेजेस पढ़ाने के बाद आपको वर्क फंक्शन वाला पार्ट आता है. बट मैं क्या करूँगा, मैं वर्क फंक्शन वाला पार्ट आज ही पढ़ा दूंगा, जिससे क्या हो जाएगा कि आपको विजुअलाइज करने में और आसानी हो जाएगी कि ये क्या हो रहा है, क्या यहाँ पे पूरे ओवरऑल चैप्टर में क्या होने वाला है स्टार्टिंग के फेज़ में, वो आपको विजुअलाइज करने के लिए और इजी हो जाएगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम विल स्टार्ट आवर टॉपिक कॉल्ड एज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर. अभी आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे हम लोग ने लिख लिया है कि इंट्रोडक्शन देखा है, तो इंट्रोडक्शन में क्या देखने वाले देखते हैं. तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मुझे बताओ कि अब तक हम लोग ने लाइट को एज अ वेव की तरह पढ़ा है. तो नेचर ऑफ लाइट जो था, नेचर ऑफ लाइट जो है उसको एज अ हम लोग ने वेव पढ़ा था, और वो वेव जो थी वो थी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव. तो उसको एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह पढ़ा था. और उसके बाद और एक चीज़ हम लोग देखे थे कि इसको जो लाइट जो थी वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. उसके बाद ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पजेस करती है रेडिएशंस. एक्चुअली ये लाइट का मेन सोर्स जो है वो सन है. तो सन क्या कर रहा है, सन से अपने यहाँ तक लाइट आ रही है. इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. तो और एक चीज़ हम लोग ने देखी थी जो कि रेडिएशन, एक्चुअली ये पढ़ने वाले हम लोग फोर्थ चैप्टर नहीं आएगा, थर्ड चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले. ये थर्ड चैप्टर में आएगा क्योंकि फोर्थ चैप्टर जो वो अपना थर्मोडाइनमिक्स है, तो ये थर्ड चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो नेचर ऑफ लाइट जो था वो वेव नेचर का हम लोग ने पढ़ा था. उसके बाद इट ट्रैवल्स इन अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. और उसके बाद हम लोग बोले थे कि वो लाइट जो रहती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. ऊपर से वो एक फॉर्म ऑफ रेडिएशन है. रेडिएशन कौन सी रेडिएशन है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से. तो ये सब चीज़ें हम लोग ने पढ़ी थी. उसके ऊपर ये जो वेव जो पार्ट है वेव, उससे हम लोग अभी रे ऑप्टिक्स का पार्ट है. एक्चुअली ये रे ऑप्टिक्स मतलब इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन वाला पार्ट हम लोग ने किया नहीं है, वो लाइट वाला पार्ट बाद में करेंगे. बट एक चीज़ याद रखो कि प्रॉपर्टीज़ लाइक सुपरपोजिशन मतलब क्या, एक वेव दूसरे के ऊपर गिरेगा, एक वेव दूसरे वेव के ऊपर गिरेगा, तो जो रिजल्टेंट मिलने वाला है वो कुछ नया वेव मिलेगा, तो उसको बोलते हैं सुपरपोजिशन बोलते हैं उसको. उसके बाद इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन, ये जो पढ़ा था ये वेव नेचर की वजह से मुझे पता चला था. तो नेचर ऑफ लाइट जो था वो हम लोग ने एज अ वेव पढ़ा था. और कौन सी टाइप की वेव थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप की वेव थी. ऊपर से सेकंड चीज़ जो पढ़ी थी, लाइट जो होती है वो हमेशा कहाँ कैसे ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. और तीसरा पार्ट था लाइट इज़ अ रेडिएशन. तो ये सब चीज़ें हम लोग ने पढ़ी थी. और एक सबसे बड़ी चीज़ थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो आप देख सकते हो, तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम निकाली है. यहाँ पे एक डायग्राम आप देख सकते हो जिसमें अगर मैं y एक्सिस की बात करता हूँ और ये वाला जो है ये z एक्सिस है और ये है मेरा x एक्सिस. तो y एक्सिस में आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिए. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब क्या, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी होगी. दोनों फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब वाइब्रेट होगी तभी लाइट प्रोपोगेट होगी. तो एनर्जी और वेव कौन से डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, एक्स डायरेक्शन में. और इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट हो रही है मेरी वाई डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट हो रही है मेरी
जेड डायरेक्शन में। यहाँ तक आपको सबको क्लियर है मैंने क्या बताया? तो नेचर ऑफ लाइट जो है वो वेव फॉर्म की है। कौन सी वेव की है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसके बाद लाइट हमेशा कौन से डायरेक्शन में ट्रैवल करती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तीसरा पार्ट जो था लाइट का और एक नेचर था, दैट इज़ कॉल्ड एज रेडिएशन, जो हम लोग थर्ड चैप्टर में पढ़ने वाले काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन में। ऊपर से ये जो वेव नेचर है, लाइट का जो वेव नेचर है, इससे हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, सुपरपोजिशन, इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन। एक्चुअली ये प्रॉपर्टीज़ हम लोग बाद में पढ़ने वाले, जैसे लाइट के चैप्टर पे आएंगे वहाँ पे हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। ऊपर से बाद में हम लोग ने क्या बोला, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बात करता हूँ मैं। अगर सपोज एक सेकेंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बात अगर मैं करूँगा तो मुझे एक चीज़ पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो उसके पास रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरी होती है मैग्नेटिक फील्ड। पीछे का जो डायग्राम है, पीछे का डायग्राम देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो ट्रैवल कर रही है वो एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रही है वो कौन से वाई डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है, और मेरी मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट हो रही है वो जेड डायरेक्शन में हो रही है, और मेरे वेव जो ट्रैवल कर रही है वो कौन से डायरेक्शन में कर रही है? एक्स में। तो अगर मैं वैसे ही बात करूँगा तो मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट हो रही थी वाई डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट हो रही थी जेड डायरेक्शन में, और मेरी वेव प्रोपगेट हो रही थी कौन से डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। क्लियर यहाँ तक? तो इसको बोलते हैं इट्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में मतलब क्या हुआ, उसके पास दो फील्ड रहेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट होगी वाई डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट होगी जेड डायरेक्शन में, और मेरी वेव प्रोपेगेट होगी एक्स डायरेक्शन। वेव प्रोपेगेट होगी और क्या ट्रांसफ़र होगा? एनर्जी। क्लियर है? अभी ध्यान दो, जैसे मैंने इसको मैं बात कर रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर रहे थे, तो आगे जाके जब आगे साइंटिस्ट जब पढ़ रहे थे तो कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट थी, कुछ गिनी चुनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट थी। तो वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट ना हम लोग सिर्फ वेव नेचर से नहीं कर सकते थे। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि नेचर ऑफ लाइट जो है वो कौन से नेचर की है? वेव नेचर की है, और दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ये सब चीज़ें हम लोग ने पढ़ी थी, वो सब वहाँ सब तक तो ठीक था। बट और एक चीज़ आ गया, जहाँ पे हम लोग थोड़ा डिफ़र करने लगे। मतलब जो लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी वो सिर्फ रेडिएशन, मतलब क्या? वेव। रेडिएशन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, उसको स्टडी करते वक्त नेचर ऑफ लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह स्टडी करते वक्त वो प्रॉपर्टी स्टडी करने नहीं मिल रही थी। तो हम लोग ने क्या किया, नॉर्मली जो भी नेचर में जितनी भी चीज़ें होती है वो दो फॉर्म में डिवाइडेड होती है। कौन से दो फॉर्म में देखेंगे हम लोग? एक सेकेंड मुझे रफ करने दो ये वाला। तो बेसिक दो फॉर्म में डिवाइडेड होगी मेरी पूरी, जितने भी नेचर में जितने भी चीज़ें हैं वो दो फॉर्म में डिवाइड होती है। पहली होती है रेडिएशन और सेकंड जो होती है मटेरियल। तो हम लोग जो मैटर बोलते हैं, ये दिस इज़ नथिंग बट मैटर। ओके, तो दो चीज़ों में डिवाइड होगा। कोई भी नेचर की कोई भी प्रॉपर्टीज़ की वजह से नेचर में कोई भी चीज़ होगी वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो हम लोग ये लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालो, लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन which has a wave nature, which has a wave nature and travels in the straight direction. लिखा, due to the wave nature of the light, we can explain properties like, देखो यहाँ पे ध्यान दो, मैंने मार्क किया, देखो सर्कल किया है, वापस एक बार सर्कल कर लेता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। वी कैन एक्सप्लेन सुपरपोजिशन, इंटरफेरेंस एंड प्रॉपर्टीज़ लाइक सुपरपोजिशन, इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन। उसके बाद लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन,
light travels in a straight line in the form of electromagnetic waves in a form of electromagnetic wave। ये डायग्राम आपको एज इट इज़ निकालनी है, ये वाली डायग्राम जो मैंने बनाई है ये एज इट इज़ निकालनी है। मैं ये वापस से रफ करके यहाँ पे आपको डायग्राम के लिए बना देता हूँ। ये डायग्राम आपको एज इट इज़ आपको बनानी है, पूरी की पूरी एज इट इज़ कॉपी करनी है जनता, बराबर से कॉपी कर लेना। ओके, सो ये वाला पार्ट कॉपी कर लिया, डायग्राम वाला पार्ट कॉपी कर लो। उसके बाद लिख लेते हैं, डायग्राम कॉपी कर लिया, आगे लिखो, आगे लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन consist of mutually perpendicular oscillating electric and magnetic field। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब क्या हुआ, देखो ये ऐसे, सपोज मैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर की बात करता हूँ तो ये कुछ ऐसे होगा। म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात करते हो, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हुए, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। उसके बाद एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुको, मुझे मैसेज आया है। ओके, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है, तो लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड both being perpendicular to the direction in which the wave and energy are traveling। ये वाला पॉइंट लिख लो। In the above case electric field is vibrating in the y direction while the magnetic field is vibrating in the z direction। लिखा। उसके बाद लिखो wave and energy are propagating in the x direction। wave and energy are propagating in x direction। सबको क्लियर है वाला पार्ट, आर प्रोपोगेटिंग इन एक्स डायरेक्शन। आगे लिखो, वी कैन लर्न सुपरपोजिशन, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन। लिखा नहीं रहेगा तो ये पॉइंट लिखो, अगर लिखा नहीं रहेगा तो मुझे याद नहीं डिक्टेट किया है कि नहीं, तो अगर वो लिखा नहीं रहेगा तो आप ये 3 पॉइंट लिख सकते हो जनता। लिखो द प्रॉपर्टीज लाइक सुपरपोजिशन, इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन can be studied with the help of wave nature of light, also called as radiation nature, क्योंकि देखो हम लोग पढ़ने वाले चैप्टर में रेडिएशन एंड मैटर, तो वेव मतलब हो गया रेडिएशन, क्लियर है। रेडिएशन नेचर ऑफ लाइट और वेव नेचर ऑफ लाइट, क्लियर हुआ। ओके, लिखो आगे। बट इन सम केस और some properties of light cannot be explained with the help of wave nature or radiation, hence we study light as a material or a matter, to understand the other properties of light, अभी हम लोग क्या करेंगे, जो अभी मैंने क्या बोला था, नेचर में कोई भी चीज़ होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक तो रेडिएशन या फिर किस में, मटेरियल में। तो हम लोग यही चीज़ देखेंगे कि रेडिएशन और मटेरियल में कैसे डिवाइड हो रही है, ये पार्ट में देखेंगे। और रेडिएशन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है और मटेरियल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये 2 पार्ट्स को हम लोग देखने वाले हैं। तो रेडिएशन में जो चीज़ होती है, मतलब जो रिप्रेजेंटेशन आने वाली है, मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ। रेडिएशन वाली रिप्रेजेंटेशन होती है उसको बोलते हैं लाइट, मटेरियल वाला रिप्रेजेंटेशन उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। तो रेडिएशन का जो लाइट होता है उसको हम लोग स्टडी कर सकते हैं एज अ मटेरियल, और मटेरियल का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको स्टडी कर सकते हैं हम लोग एज अ रेडिएशन। तो ये हम लोग पूरे चैप्टर में यही देखने वाले हैं कि ये
इंटरचेंज कैसे होने वाला है, जो नेचर है, टॉपिक का नाम क्या है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर. सो रेडिएशन कैन बी स्टडीड एज अ मैटर टू अंडरस्टैंड सम प्रॉपर्टीज, while similarly matter or material can be studied can be studied as a radiation to understand different properties. तो इसमें जो इंटर कन्वर्जन रहेगा इसको हम लोग पूरे चैप्टर में देखने वाले. क्लियर है? तो आगे लिखो, आगे लिखो. सो हेडिंग डाल के होगी तो मैं इस चीज़ को थोड़ा रफ कर देता हूँ, मतलब थोड़ा अपना ये नहीं होगा, मतलब अनटाइडी नहीं होगा. पहले तो हम बहुत अनटाइडी थे, बट अभी ये डिजिटल आने की वजह से, डिजिटल बोर्ड आने की वजह से हम लोग थोड़ा टाइडी बनने का ट्राई कर रहे हैं. ए बाबा, ये क्या हो गया? ये भी अपने पास फीचर है यार, मतलब अगर कुछ गंदगी फैली हो गई, मतलब गलती से अगर कोई पार्ट डिलीट हो गया रहेगा तो हम लोग उसको बैक भी कर सकते हैं. ये नॉर्मल बोर्ड में अवेलेबल नहीं था, यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है. अच्छा लग रहा है अलग अलग मार्कर से लिखने के लिए. सो हम लोग चालू करते हैं अगले वाले टॉपिक पे. थोड़ा मार्कर चेंज कर देंगे. ओके, मैंने क्या बोला, क्लासिफिकेशन. जो हम लोग कोई भी क्वांटिटी नेचर में है उसको क्लासीफाई करने के लिए, प्रॉपर्टीज़, जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक जो रेडिएशन होता है उसको एज अ मैटर की तरह स्टडी कर सकते हैं, या फिर मैटर को एज अ रेडिएशन की तरह स्टडी करते हैं. तो पहले देखते हैं कि बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिएशन और मैटर क्या है. सबसे पहला बेसिक प्रॉपर्टी होता है रेडिएशन के केस में, स्प्रेड्स इन द फॉर्म ऑफ वेव. तो ये जो पहली प्रॉपर्टी है वो है spreads in the form of wave. तो ये जो रहेगा वेव रेडिएशन जो रहेगा वो स्प्रेड करने वाला. जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि सन है, सन और अर्थ के बीच में पूरा वैक्यूम है, तो वो सब जगह से स्प्रेड कर रहा है, वो एक सिंगल डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, वो स्प्रेड कर रहा है. तो स्प्रेड्स इन द फॉर्म ऑफ वेव. सेकेंड, यहाँ पे जो रहेगा मटेरियल में, मटेरियल क्या करेगा, मटेरियल के पास मास रहेगा तो वो स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा. तो मैं बोलूँगा कि ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. क्लियर है? पहला प्रॉपर्टी रेडिएशन का, स्प्रेड्स इन द फॉर्म ऑफ वेव. पहला प्रॉपर्टी मटेरियल का, ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. ओके, रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन होता है जिसके पास मास नहीं होता. अगर मटेरियल की बात करूँगा तो उसके पास मास रहने वाला है. तो अगर मैं बात करूँगा रेडिएशन की तो इट डजेंट हैव एनी मास. तो वहाँ पे मास नहीं है. बट अगर मैं बात करूँगा मटेरियल की तो इट हैज़ अ मास. क्लियर है? मटेरियल के पास खुद का एक मास रहेगा, बट वही हम लोग रेडिएशन की बात करेंगे तो उसका मास नहीं रहेगा. तीसरी प्रॉपर्टी की बात करूँगा मैं, तो तीसरी प्रॉपर्टी ऐसी है कि हम लोग इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं बट ये विजिबल नहीं है. तो हम लोग, अगर मैं तीसरी प्रॉपर्टी की बात करूँगा, वी कैन एक्सपीरियंस बट इट्स नॉट विजिबल. क्लियर है? अगर मैं बोलूँगा यहाँ पे एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं. मैं पहले ही बोल रहा हूँ ये सिलेबस में नहीं है, मैं एक्स्ट्रा बढ़ा रहा हूँ, प्लस इसकी विजिबिलिटी भी है. मतलब अगर मैं बात करूँगा मटेरियल की तो उसके पास एक डेफिनेट वॉल्यूम होगा, उसके पास एक डेफिनेट एरिया होगा. ऐसे प्रॉपर्टीज़ रहेंगी. समझ में आ रहा है? तो एक्सपीरियंस भी कर सकते हो और ये विजिबल भी है. अगर मैं बात करता हूँ किसकी, मटेरियल की बात करता हूँ तो. बट अगर मैं यही चीज़ अगर मैं बात करूँगा रेडिएशन की तो वो एक्सपीरियंस तो कर सकते हैं बट विजिबल नहीं. अगर मैं हीट रेडिएशन की बात करता हूँ तो मुझे बॉडी हॉट है या फिर कोल्ड है ये मुझे पता तो चल रहा है बट ये मुझे दिख नहीं सकता. तो विजिबिलिटी, हाँ, अभी मैं और एक चीज़ बताऊँगा. कोई कोई केस में अगर मैं चीज़ों को गर्म कर रहा हूँ तो वो विजिबिलिटी दिख जाती है. देखो मैंने क्या बोला, डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस इज़ इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. मतलब अगर बॉडी हॉट रहेगी, अगर ये बंदा है तो ये कंटिन्यूसली हीट को रेडिएट कर रहा है. इसका एग्जांपल क्या है मालूम है? इसका एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे तो इंफ्रारेड सेंसर लगे होते हैं अपने एयरपोर्ट पे.
एयरपोर्ट पे इंफ्रारेड सेंसर लगे रहते, तो उसमें से अगर बंदा जाता है तो वहाँ पे अपने को ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड ऐसे कलर्स मिलते हैं अलग अलग कलर के। तो दैट इज़ नथिंग बट दैट इज़ हीट रेडिएशन बाय द बॉडी, दैट इज़ नथिंग बट हीट रेडिएशन बाय द बॉडी। सो हीट इज़ रेडिएटेड बट इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेस। अगर मैं बॉडी को ज़्यादा हीट कर रहा हूँ तो आपने देखा रहेगा कि एक रॉड को मैं हीट करता हूँ, अगर मैं रॉड को हीट करता हूँ तो उसका जो सेक्शन हीट कर रहा है तो वो रेड कलर का हो जाता है, रेड या फिर ऑरेंज कलर का हो जाता है। क्लियर है? तो दैट इज़ विजिबल, दैट इज़ फॉर्म ऑफ विजिबल। तो देखो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो है बट वो किसके फॉर्म में? विजिबल फॉर्म में। तो देखो रेडिएशन बिहेव कर रहा है इन टर्म्स ऑफ व्हाट? मटेरियल। क्लियर है? तो ये प्रॉपर्टीज इधर से उधर डाइवर्ट होने वाली है आगे जाके। तो देखते हैं आगे क्या है। और ये हो गया थर्ड प्रॉपर्टी। उसके बाद अगर फोर्थ प्रॉपर्टी की मैं बात करूँगा तो फोर्थ प्रॉपर्टी में दोनों केस में एनर्जी तो होगी। मतलब क्या? फोर्थ केस अगर मैं बोलूँगा तो यहाँ पे हैज़ एनर्जी, जैसे कि E इक्वल्स टू एच न्यू, ये पढ़ने वाले हम लोग। प्लैंक्स कांस्टेंट के थ्रू एक एनर्जी आती है E इक्वल्स टू एच न्यू। ये आगे आएगा, प्लैंक्स क्वांटाइजेशन थियरी, क्वांटाइजेशन ऑफ बोलते हैं ना क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, ये सब हम लोग पढ़ने वाले थोड़ी देर के बाद। अभी के लिए याद रखो एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ E इक्वल्स टू एच न्यू। बट अगर हम लोग मटेरियल की बात करेंगे तो मटेरियल के पास होता है मास, मटेरियल के पास होता है मास, और मास देता है उसको काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। देखो ना, हाफ mv² और mgh दोनों भी किसके वजह से? मास के वजह से। तो ये दोनों देंगे क्या? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? तो यहाँ पे भी एनर्जी और यहाँ पे भी दोनों साइड में एनर्जी है, बट दोनों का एनर्जी का फॉर्म अलग है। अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ, रेडिएशन की बात करता हूँ, तो उसका फॉर्म ऑफ एनर्जी है E इक्वल टू एच न्यू वाली। और अगर मैं मटेरियल की बात करता हूँ तो वहाँ पे फॉर्म ऑफ एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म की। समझ में आ रहा है? अगर हम लोग अगर आगे बात करेंगे तो यहाँ पे एनर्जी का नाम रहेगा रेडिएशन वाली एनर्जी, और ये जो एनर्जी है इसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। बराबर है? अभी सुनो, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ आने वाली है। तो इन शॉर्ट रेडिएशन को जो रिप्रेजेंट करेगा वो हम लोग लेंगे, कंपोनेंट लेंगे लाइट, और मटेरियल को जो रिप्रेजेंट करेगा उसको लेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास एक मास होता है, इलेक्ट्रॉन के पास एक होता है मास। तो अगर हम लोग रेडिएशन की बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे लाइट की, हम लोग अगर मटेरियल की बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की। तो इन शॉर्ट अगर इलेक्ट्रॉन को ये सारी प्रॉपर्टीज़ दिखानी, इसमें से कोई प्रॉपर्टीज़ दिखानी होगी तो इसको इलेक्ट्रॉन को कैसे स्टडी करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन को स्टडी करना पड़ेगा एज अ रेडिएशन। बट अगर लाइट में अगर ये प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है तो लाइट को स्टडी करना पड़ेगा एज अ मटेरियल। समझ में आ रहा है? तो ये मटेरियल और रेडिएशन वाला पार्ट सबको क्लियर है कि मटेरियल और रेडिएशन में क्लासिफिकेशन कैसा है। हाँ, आपको ये सिलेबस में नहीं है, आपको ये वाला पार्ट सिलेबस में है तो टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, बट मुझे बताना था कि नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं वो एक तो रेडिएशन में डिवाइड होती है या फिर एक तो किस में डिवाइड होती है? मटेरियल में। अगर रेडिएशन की बात करूंगा तो वो रेडिएशन की प्रॉपर्टीज़ कौन सी है? सबसे पहला प्रॉपर्टी है स्प्रेड्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। उसके बाद उसके पास मास नहीं होता, हम लोग उसको एक्सपीरियंस तो कर सकते हैं बट वो विजिबल है क्या? नहीं। और एनर्जी है वो इज इन द फॉर्म ऑफ E इक्वल टू एच न्यू, दैट इज कॉल्ड एज रेडिएशन एनर्जी एंड वी रिप्रेजेंट इट एज अ लाइट। ये पार्ट हो गया रेडिएशन का। अगर मैं मटेरियल की बात करूंगा तो मटेरियल का पहला प्रॉपर्टी क्या रहेगा? इट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इट हैज़ अ मास। तो ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये मास रहेगा तो उसके पास मोमेंटम भी रहेगा। तो प्रॉपर्टीज लाइक मोमेंटम, बाद में फोर्स आर एप्लीकेबल फॉर मटेरियल। अभी आगे हम लोग क्या बोलेंगे? वो एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं और विजिबल भी है, तो उसके पास वॉल्यूम भी रहेगा और क्या रहेगा? एरिया भी रहेगा। तीसरा, चौथा, यहाँ पे एनर्जी कौन सी है? रेडिएशन वाली एनर्जी। तो यहाँ पे कौन सी? काइनेटिक और पोटेंशियल, क्योंकि उसके पास मास है तो बट ऑब्वियसली उसके पास एनर्जी रहेगी, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज व्हाट? मैकेनिकल एनर्जी। अभी मटेरियल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक चीज़ कंसिडर करेंगे जो कि रहेगा इलेक्ट्रॉन। तो कभी भी हम लोग अगर रेडिएशन को स्टडी कर रहे हैं तो वो एज अ लाइट को स्टडी करेंगे, मटेरियल को स्टडी करना है तो वो एज अ इलेक्ट्रॉन स्टडी करेंगे। बट इंटरचेंज करने के लिए, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल को स्टडी करने के लिए, मतलब लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ वो हम लोग इन फॉर्म ऑफ मटेरियल स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रॉन की कुछ प्रॉपर्टीज़ वो इन द फॉर्म ऑफ
रेडिएशन स्टडी करेंगे। ये होगा ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो रेडिएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए चैप्टर में हम लोग किसकी बात करेंगे, सिर्फ लाइट की बात करेंगे। अगर मटेरियल की बात करूंगा तो इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा। एक सेकेंड, गड़बड़ हो गई। तो यहाँ तक सबको क्लियर हुआ कि क्या, प्लीज़ वो पोस्टर के पास मत जाओ, जॉनी विक का पोस्टर है तो उसको उसके ऊपर मत जाओ। तो यहाँ तक सबको क्लियर हुआ ये क्या है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज़। तो पहले हम लोग ने आज के इसमें पहले टॉपिक में क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा इंट्रोडक्शन, जहाँ पे हम लोग को लाइट को स्टडी किया। अभी तक हम लोग सिलेबस को टच नहीं किए, अभी हम लोग जस्ट अप्रोच कर रहे हैं। तो पहले हम लोग लाइट को स्टडी किया, लाइट का नेचर क्या था, लाइट का नेचर वेव था इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट इज़ अ रेडिएशन। हम लोग ने कुछ प्रॉपर्टीज़ जैसे कि सुपरपोजिशन, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, इन तीनों ऐसे ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, इसको स्टडी किया इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, वेव, स्टडिंग लाइट एज अ वेव। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो फील्ड्स होती है, एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो वाई डायरेक्शन में वाइब्रेट होगी। फिलहाल के लिए ये एग्जांपल में, जो ये वाला एग्जांपल मैंने लिया है, इसके केस में बात कर रहा हूँ मैं, वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट हो रही है और एक्स डायरेक्शन में मेरी मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी जेड डायरेक्शन में मेरी मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट हो रही है। और ये दो फील्ड वाइब्रेट होने के वजह से मेरी जो वेव है, लाइट है, वो सीधे डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है इन अ थर्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो वेव जो प्रोपेगेट हो रही है या फिर एनर्जी जो प्रोपेगेट हो रही है वो एक्स डायरेक्शन में हो रही है। यहाँ तक सबको क्लियर है। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो इंटरफेरेंस, सुपरपोजिशन और डायफ्रैक्शन के अलावा कुछ प्रॉपर्टीज़ थी लाइट की जो हम लोग एज अ वेव नेचर से स्टडी नहीं कर सकते थे, मतलब रेडिएशन थ्रू नहीं स्टडी कर सकते थे। इसलिए हम लोग ने क्या किया, कोई भी नेचर में जितनी भी चीज़ें थी उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तो था रेडिएशन, दूसरा था मैटर या फिर मटेरियल। और रेडिएशन और मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो हम लोग ने पढ़ ली। क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो देखते हैं। बोलना चाहता हूँ कि नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ने के पहले मैं और एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ कि सपोज मैं लाइट और इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ। लाइट जो रिप्रेजेंट करता था कौन, लाइट जो रिप्रेजेंट कर रहा था हमारा रेडिएशन को, और जो इलेक्ट्रॉन था वो रिप्रेजेंट कर रहा था हमारे मटेरियल को। तो अगर मैं दोनों भी चीज़ों को अगर मैं साइमल्टेनियसली देखना चाहता हूँ उसको, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। मैं आपको बताता हूँ ये क्यों हम लोग मटेरियल और रेडिएशन का ड्यूअल नेचर क्यों पढ़ रहे हैं। ध्यान दो यहाँ पे। अगर मैं बात करूँगा, सपोज मैं लाइट की बात करूँगा, तो लाइट रिप्रेजेंट करता है किसको, रेडिएशन को, बराबर है। और रेडिएशन की जो एनर्जी होती है वो होती है कौन सी, E इक्वल्स टू एच न्यू वाली, मतलब फ्रीक्वेंसी वाली। बट कुछ केसेस में लाइट जो था वो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी भी दिखा रहा था। तो ये हम लोग देखने वाले हैं थोड़ी देर में, मतलब थोड़े लेक्चर्स के बाद मैं ये बताऊंगा, ये वाला पार्ट बताऊंगा। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दिखा। और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कौन से पार्ट में है, ये है मैटर वाले पार्ट में है। तो मुझे बताओ, अगर लाइट काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पजेस कर रही है तो उसको कैसे स्टडी करना पड़ेगा, मैटर की तरह। अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन के पास होता है मास, तो वो रिप्रेजेंट करता है किसको, मैटर को। तो उसके पास होती है एनर्जी, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, जो कि होगा किसके वजह से, ये फ्रीक्वेंसी की वजह से, तो ये किसकी वजह से था, मास के वजह से। अभी मुझे बताओ, अगर एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल पार्ट में डिवाइड हो गई है तो इलेक्ट्रॉन भी ऐसे कुछ एनर्जी दिखा रही थी जो कि फ्रीक्वेंसी की वजह से थी, जो कि था रेडिएशन वाली एनर्जी। कौन सी, रेडिएशन वाली एनर्जी। तो अगर मैं रेडिएशन वाली एनर्जी की बात करता हूँ तो मैं इन शॉर्ट बात करता हूँ रेडिएशन की। तो मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन जो कि मैटर था उसको मेरे को रेडिएशन वाली एनर्जी को स्टडी करना है, तो मेरे को उसको स्टडी करना पड़ेगा इन फॉर्म ऑफ व्हाट, रेडिएशन। सबको क्लियर है वाला। अभी आइंस्टाइन के पहले हम लोग लाइट को एज अ वेव स्टडी कर रहे थे। बट जैसे आइंस्टाइन के कुछ थियोरीज़ के ऊपर से क्या हुआ कि आइंस्टाइन ने प्रूव कर दिया कि लाइट को एज अ मैटर भी स्टडी कर सकते। और जैसे आइंस्टाइन ने लाइट को एज अ मैटर स्टडी करने के लिए थियोरीज
प्रपोज की, उसके ऊपर से क्या हुआ अमल में, इलेक्ट्रॉन को भी एज अ रेडिएशन की तरह स्टडी करने के लिए कुछ थियोरीज मिल गई। तो जैसे आइंस्टाइन ने लाइट को, जो वेव था, जो कि रेडिएशन था, उसको मैटर में स्टडी करने के लिए थियोरीज प्रपोज की, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ थी जो कि वेव नेचर से हम लोग स्टडी नहीं कर पा रहे थे, इसलिए आइंस्टाइन ने उसको स्टडी किया एज अ मैटर के फॉर्म में। वैसे इलेक्ट्रॉन्स की बहुत प्रॉपर्टीज़ थी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ थी जो हम लोग एज अ मैटर की तरह स्टडी नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उसको वाइस वर्सा रेडिएशन के फॉर्म में भी स्टडी किया जा सकता था। तो ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग ने स्टडी किया इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, वेव, वाइल लाइट को स्टडी किया इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ मैटर। तो लाइट को स्टडी किया इन द फॉर्म ऑफ मैटर, इसलिए हम लोग अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है वो पहले देख लेते हैं। समझ में आ रहा है अभी हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं? देखो मुझे बताओ, लाइट को अभी हम लोग स्टडी करेंगे एज अ मैटर, लाइट वेव को हम लोग स्टडी करेंगे एज अ मैटर। तो अगला जो टॉपिक रहेगा वो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन एमिट होगा किसके वजह से, लाइट के वजह से। तो ये वाला पार्ट देखेंगे। तो ये अगला टॉपिक जो है उसको बताने के लिए पहले मेरे को थोड़ा हिस्ट्री बताना पड़ा, इसलिए मैंने ये बात बताया। अगले टॉपिक पे जाते हैं जो कि है एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखते हैं एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है, क्या आता है, वो सब देख लेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ वर्क फंक्शन, तो वो भी देख लेंगे। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद इंट्रोडक्शन ऑफ वर्क फंक्शन वाला पार्ट देखेंगे। ध्यान दो यहाँ पे कि क्या होने वाला है। अगर मैं बात करूँगा थोड़ा हम लोग मार्कर चेंज कर लेते, बराबर, सेम मार्कर अच्छा नहीं लगता। ओके, कौन सा? हाँ, रेड। ओके, अगर मैं बात करूँगा एटम की, तो उसके पास न्यूक्लियस रहता है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे अलग अलग ऑर्बिटल्स में। तो अभी हम लोग एनर्जी के ऊपर नहीं जा रहे कि कौन से इलेक्ट्रॉन की कौन सी ऑर्बिटल की एनर्जी कौन सी क्या है वगैरह। सिर्फ इतना याद रखो कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसके पास एनर्जी क्या रहेंगी, एनर्जी नहीं बोलूँगा मैं, ऐसे बोल सकता हूँ कि वो क्या होगा, उसके और इसके, ये न्यूक्लियस और, अरे यार, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन कम होने की वजह से वो लूजली बाउंड रहेगा। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड रहेगा। अभी क्या होगा, सपोज मैं अगर इस इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ तो इसके पास बाइंडिंग जो है वो क्या है, कम है। अगर बाइंडिंग कम है तो हम लोग इसको एनर्जी प्रोवाइड करके हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कर सकते हैं फ्री। क्लियर है? तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होगा, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे एज अ एटम को, उसमें न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और क्या है, न्यूट्रॉन्स है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है न्यूक्लियस, और उसके बाजू में ऑर्बिटल से, अलग अलग ऑर्बिटल से उसमें इलेक्ट्रॉन्स है। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन्स है वो लूजली बाउंड है। अगर लूजली बाउंड रहेगा तो उसका बाइंडिंग, मतलब जो बॉन्ड रहेगा विथ न्यूक्लियस, दैट विल बी वेरी लेस। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग फ्री कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग सम एक्सटर्नल एनर्जी। तो लिखो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में लिखो, ये वाला पार्ट आपको सिलेबस में नहीं है बट ये आगे यूज़ होने वाला है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो लिखो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में, इफ़ यू कंसिडर एन एटम, इट कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस and electron revolving around the nucleus in different orbitals. The electrons in the inner orbit are bounded by the nucleus with a strong force, of attraction, while the electron at the outermost orbit is loosely bound. Therefore the
therefore the binding of electron with the nucleus is very less, therefore the binding of the electron with the nucleus is very less. hence we can provide some energy in order to free this electron. कुछ एनर्जी प्रोवाइड करके हम लोग इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, फ्री. अभी मैं उस चीज़ में नहीं घुस रहा हूँ कि यार ये कौन सा एटम है, कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर नहीं. हम लोग किस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, जो आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं. तो यहाँ तक सबको क्लियर है. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को सम काइंड ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करके हम लोग इसको एमिट करने की कोशिश कर सकते हैं. तो अभी देखते हैं इसमें क्या होगा. सबको यहाँ तक क्लियर हो गया. तो इसके आगे का पार्ट क्या देखते हैं हम लोग. तो अगर मैं बात करूँगा सपोज एक मैटर की बात कर रहा हूँ, मैटर में सेम, सपोज मैं पूरे चीज़ को रफ कर देता हूँ, मतलब अपने को इनफ स्पेस मिल जाएगी एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताने के लिए. तो अगर मैं मैटर की बात करूँगा तो मुझे बताओ कि कोई भी एक एलिमेंट का सरफेस रहेगा, कुछ ऐसे दिखेगा, बराबर है. एलिमेंट का सरफेस कुछ ऐसे दिखेगा. मैं पहले ही बोल रहा हूँ ये सिलेबस में नहीं है बट पता होना ज़रूरी है, तो बराबर समझ के लो. एलिमेंट का सरफेस कुछ ऐसे है. यहाँ पे एक एटम है, ये इनर मोस्ट ऑर्बिट है और ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है. यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है. अंदर वाले ऑर्बिट का मेरे को उसका बात ही नहीं करना है. तो यहाँ पे और एक एटम है, ये इनर मोस्ट और ये आउटर मोस्ट. तो यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन है. अगर सपोज मैं इसमें कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ, अभी एनर्जी अलग अलग फॉर्म की रहेंगी, वो हम लोग स्टडी करेंगे. हम लोग यहाँ पे कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि क्या करेगा, जो कि इस इलेक्ट्रॉन को जो लूजली बाउंड है, मतलब जिसकी बाइंडिंग क्या है, बाइंडिंग कम है, उसको एनर्जी प्रोवाइड करने की वजह से ये फ्री हो जाएगा और ये जाके टकराएगा दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन से. अगर ये दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है तो ये कुछ वेलोसिटी से आ रहा है, कुछ वेलोसिटी से अगर ये ट्रैवल कर रहा है, तो ये टकराएगा इस इलेक्ट्रॉन से. अभी मुझे बताओ, ये इलेक्ट्रॉन से टकरा दिया, ये मुझे अभी सपोज टकराने से पहले इस मटेरियल का जो सरफेस है, मतलब ये पूरा मटेरियल है, ये अगर मैं पूरे मटेरियल को कंसिडर करता हूँ तो ये मटेरियल में मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का नंबर क्या है, सेम. अगर नंबर सेम है तो ये एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. क्लियर है. तो ये एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. एटम अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा तो ये कुछ इलेक्ट्रिसिटी वाला चीज़ें कुछ पोजेस करेगा, नहीं करेगा. तो हम लोग क्या करेंगे देखते. इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन सेम नंबर के हैं. हम लोगों ने क्या कर दिया, अभी जो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन था उसको हम लोगों ने एनर्जी प्रोवाइड किया, जिसका बाइंडिंग क्या है, कम है, लूजली बाउंड है. अभी उसको जैसी एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद वो क्या हो गया, फ्री हो गया. कुछ वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा था, वो टकरा दिया दूसरे एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से. अभी मुझे बताओ, टकराने के बाद ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, बाहर आने की कोशिश करेगा. अभी ये इलेक्ट्रॉन बाहर आने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, बराबर है. मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, -e. ये अकेला लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन का. ऊपर से ये न्यूट्रल था, सबसे पहले न्यूट्रल था, बट एक इलेक्ट्रॉन कम होने से जनता एक ब्यूटीफुल चीज़ होने वाली है, सबसे ब्यूटीफुल चीज़ होने वाली है. एक इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से ये न्यूट्रल जो सरफेस था वो क्या बन गया, उसका चार्ज बन गया +e. ये मुझे बताओ, सपोज मेरे पास 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 प्रोटॉन है और 18 इलेक्ट्रॉन है. 18 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन को मैं निकाल देता हूँ तो 18 प्रोटॉन हो जाएंगे और 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. तो मुझे बताओ इसमें चार्ज कितना रहेगा, +1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज रहेगा, क्योंकि -1 इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो चार्ज कितना हो गया, प्लस इलेक्ट्रॉन. सिमिलरली अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ, ये ऊपर का जो केस मैंने डिस्कस किया है उसकी अगर बात करूँगा तो इसमें कितना चार्ज निकल गया है, -,
क्यू इक्वल्स टू -1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकल गया है। तो यहाँ पे जो अंदर चार्ज रहेगा वो कितना रहेगा, अगर अंदर की चार्ज की बात करूँगा तो अंदर चार्ज रहेगा +E। ये मुझे बताओ +E और -E सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस r जो कि बहुत छोटा है, तो यहाँ पे आती है कूलम्स फोर्स। और कूलम फोर्स का फॉर्मूला क्या है, Fc इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। ये डिनोमिनेटर में अगर r² छोटा रहेगा तो कूलम फोर्स क्या रहेगा, बहुत बड़ा रहेगा। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को वापस अंदर खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वापस अंदर खींचेगा। सबको क्लियर हो रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन को वापस अंदर खींचेगा और इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने नहीं देगा। मैं वापस रिपीट करता हूँ, एटम है, एटम इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। एटम इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। उसके पास इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स है और आउटर ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन्स है। आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन जो था वो क्या था, वो उसकी बाइंडिंग जो थी सबसे कम थी और वो लूजली बाउंड था। तो हम लोग ने क्या कर दिया, उसको एनर्जी प्रोवाइड कर दी। जैसे एनर्जी प्रोवाइड कर दी वो क्या हो गया, फ्री हो गया। और जैसे फ्री हो गया वो आजू जो नेबरिंग एटम्स था उसके इलेक्ट्रॉन को जाके टकरा दिया। अगर वो नेबरिंग एटम के इलेक्ट्रॉन को जाके टकराएगा तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो ट्राई करेगा बाहर आने की। देखो ना इसको, ये भी लूजली बाउंड है, बाहर का ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है तो ये भी लूजली बाउंड है, तो ये बाहर आने का ट्राई करेगा। जैसे ही इसने सरफेस को छोड़ दिया, कितना, अगर सरफेस को छोड़ने से पहले मेरा जो सरफेस था, मटेरियल था, वो न्यूट्रल था, जैसे ही मैंने उसको सम एनर्जी प्रोवाइड कर दी पहले वाले एटम को, उसमें से इलेक्ट्रॉन गया दूसरे वाले एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को जाके टकराया, उसने कुछ एनर्जी गेन कर दी, वो सरफेस को छोड़ने का ट्राई किया। वैसे ही इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज था -E, तो जो मेरा मटेरियल था, ये जो मटेरियल था उसके पास चार्ज कितना आ गया, +E। मेरे को बताओ अगर उसके पास +E चार्ज हो गया, -E and +E चार्ज आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, then there exists a Coulomb force which is directly proportional to the product of the magnitude of the charge and inversely proportional to the square of the distance by which they are separated. If the square of the distance by which they are separated r is small, अगर ये छोटा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन के बीच में का डिस्टेंस बहुत छोटा हो जाता है, तो अगर ये छोटा रहेगा तो कूलम्ब फोर्स क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा बड़ी रहेगी। तो जनता, अगर कूलम्ब फोर्स बहुत ज़्यादा बड़ी है तो क्या करेगा, ये जो सरफेस है जिसका चार्ज कितना है, पॉजिटिव ई है, ये क्या करेगा, -E चार्ज को अंदर की तरफ वापस खींचेगा और ये इलेक्ट्रॉन सरफेस को छोड़ नहीं पाएगा। तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है क्या, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा है। यहाँ पे सबको क्लियर है, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि सरफेस के पास एक खुद का एक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की वजह से सरफेस पे पहुंच गया, बाहर जस्ट निकलने वाला था, वैसे अंदर का पॉजिटिव चार्ज क्या बोला, नहीं बाबा तू अंदर आ जा। अंदर आ जाके तो इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए एनर्जी मिली क्या, उतनी नहीं मिली। समझ में आ रहा है क्या, तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ कूलम्स फोर्स, वो वापस अट्रैक्ट करके अंदर आ रहा है। सबको यहाँ तक क्लियर है, सबको यहाँ तक क्लियर है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ तक ये वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया कि जहाँ पे हम लोग ने एनर्जीज प्रोवाइड कर दी और ये बाहर चला जाने वाला था बट बाहर चला नहीं गया। अभी अगला वाला पार्ट देखते हैं, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट समझ में गया। ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ डायग्राम ड्रॉ कर दो और मैंने जो भी पॉइंट्स बताए वो इन शॉर्ट लिखो। मैं जो पॉइंट्स बता रहा था उसको इन शॉर्ट लिखो कि लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लूजली बाउंड होता है, उसको हम लोग एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो वो जाके टकराएगा दूसरे एटम के साथ, दूसरा एटम भी उसका एटम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। बट जैसे ही वो सरफेस को छोड़ रहा है तो -E चार्ज लेके छोड़ रहा है, तो मेरा जो मेटल सरफेस रहेगा वो क्या बनेगा, +E चार्ज। तो दोनों के बीच में कौन सी फोर्स अप्लाई होगी, कूलम्स फोर्स, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बाय विच दे आर सेपरेटेड। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स के बीच में का डिस्टेंस बहुत छोटा रहता है, तो जनता अगर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में का डिस्टेंस बहुत छोटा रहेगा तो मुझे बताओ कि कूलम्ब फोर्स क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। अगर कूलम्ब फोर्स मैक्सिमम रहेगी तो ये इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने नहीं देगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स को बाहर जाने नहीं दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स को अंदर खींचेगा, तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा क्या, नहीं होगा। तो मैंने फिर हेडिंग क्यों डाला है एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे तो फालतू में तो हेडिंग नहीं डाला रहेगा। तो नया पार्ट आएगा, इसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या है देखते हैं। सबको यहाँ तक क्लियर हुआ मैंने क्या डिस्कस किया अभी तक। क्लियर होने के बाद अगले पार्ट पे जाएंगे हम लोग, वर्क फंक्शन। आगे अलग अलग और
अलग अलग चीज़ें हैं वो देख लेते हैं, क्या क्या अलग अलग चीज़ें हैं। अभी के लिए हम लोग देखेंगे वर्क फंक्शन जो कि रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। अभी आपको सिलेबस में वर्क फंक्शन बहुत बाद में डिस्कस किया है, मैं उसको पहले डिस्कस करने के पीछे रीज़न है क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताने के लिए मुझे वर्क फंक्शन बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं क्या होता है, ध्यान दो, मार्कर चेंज करेंगे हम लोग। ये था मेरा, ये मेरा सरफेस था, बराबर है। यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रॉन था, इसको मैंने थोड़ा सा एक्साइट कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन जाके इसको टकरा दिया। अभी जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, यहाँ पे ई प्लस चार्ज आ गया, ये दोनों के बीच में ये नेगेटिव पोटेंशियल, ये पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल, इसको बोलेंगे पोटेंशियल बैरियर। यहाँ पे कुछ पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हुआ। अभी पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो गया, वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को वापस अंदर की तरफ खींचेगा, बराबर है, पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होने की वजह से। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो एक्स्ट्रा एनर्जी अगर प्रोवाइड करेंगे, वो एनर्जी क्या करेगा, वो एनर्जी एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करने की मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो था लूजली बाउंड, उसको हम लोग ने एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड किया। वो एक्स्ट्रा एनर्जी क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को सरफेस पे लेके आएगा, सरफेस पे लेके आएगा, किसके, मेटल के सरफेस पे लेके आया। अभी इसका और एक खासियत होना चाहिए कि पे लेके आने के बाद इसका वेलोसिटी क्या होना चाहिए, ज़ीरो। सरफेस पे लेके आने के बाद उसका वेलोसिटी क्या होना चाहिए, ज़ीरो। मैं वापस रिपीट करता हूँ, मेरा जो मेटल था, मेटल में एटम्स थे, एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, उसके बाहर का जो इलेक्ट्रॉन था वो क्या था, लूजली बाउंड, मतलब जो बाइंडिंग था वो क्या था, कम था। बाइंडिंग कम हो गया था तो हम लोगों ने एनर्जी सप्लाई की। जैसे ही एनर्जी सप्लाई की, ये इलेक्ट्रॉन जाके दूसरे एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को जाके टकराया। जैसे दूसरे एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से जाके टकराया, वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो वो चार्ज लेके बाहर गया माइनस ई चार्ज बाहर लेके गया, तो मेटल सरफेस जो बन गया प्लस ई। बीच में क्या क्रिएट हो गया, पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर ने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को वापस अपने सरफेस के अंदर लेके आया। वापस अपने सरफेस पे के अंदर लेके आने के बाद मुझे बताओ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ क्या, नहीं हुआ। अभी ध्यान दो, मैं क्या करूँगा, एक एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करूँगा जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, सरफेस पे लेके जाएगा, मेटल के सरफेस पे लेके जाएगा। बट उसका वेलोसिटी कितना होना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन है उसका वेलोसिटी कितना होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। मतलब ये कुछ हम लोग रिलेट कर सकते, किसके साथ रिलेट कर सकते, याद है हम लोग ने ग्रेविटेशन में बात की थी कि सपोज़ मुझे सरफेस पे से कोई भी एक मास से उसको अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से उसको बाहर फेंकना रहेगा, तो उसको बोलते एस्केप वेलोसिटी। याद है कुछ, एस्केप वेलोसिटी। वैसे ही यहाँ पे भी अगर मेरे को एनर्जी ज़्यादा रहेगी, जो कि इस एनर्जी एक्स्ट्रा एनर्जी जो कि सरफेस पे लेके जा रही है उससे भी ज़्यादा रहेगी, तो उसको मिलेगी वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या करेगी, सरफेस पे ना लाके उसको बाहर फेंक देगी। अगर बाहर फेंक दिया, अगर सरफेस के बाहर फेंक दिया, तो उस इलेक्ट्रॉन का यूज़ बहुत जगह पे होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग विथ सम स्पीड का यूज़ बहुत जगह पे होगा। जैसे कि इलेक्ट्रॉन अगर ट्रैवल हो रहा है तो उसका करंट जनरेट कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद अगर वो जाके किस पे बम्बार्ड करेगा तो उसका एक अलग प्रॉपर्टीज़ होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन का यूजेस बहुत है। वो कभी मिलेगा जब हम लोग एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी रहेगी, उसका नाम क्या रहेगा, वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन इज दैट काइंड ऑफ एनर्जी विच इज प्रोवाइडेड टू द outermost loosely bound electron to bring that electron on the surface of the metal without giving any velocity। क्लियर है, इसको बोलते हैं क्या, वर्क फंक्शन। पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करके इलेक्ट्रॉन को जस्ट फ्री करना, जिसपे उसका वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। इस एनर्जी को, एक्स्ट्रा एनर्जी को हम लोग ने नाम क्या दिया है, वर्क फंक्शन। तो लिखो, पहले डायग्राम बनाओ और लिखो।
work function is the minimum energy to be given, work function is the minimum energy to be given to the electron of a material, to the electron of a material, so that it so that it leaves the surface, so that it leaves the surface and it leaves the surface and come out without possessing any velocity. It leaves the surface को छोड़ना चाहिए and यहाँ पे एक मिनट, एक एडिशन पार्ट, leaves the surface and come out with zero velocity, या फिर without possessing any velocity. That is called as, that extra energy is called as work function and it is represented by phi, क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए जो एनर्जी लगने वाली है उसका नाम क्या रहेगा? वर्क फंक्शन. बट वो मेटल के सरफेस से बाहर लेके आना चाहिए विदाउट पोजेसिंग एनी वेलोसिटी. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? वर्क फंक्शन. सबको क्लियर है? अभी ये एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करने के अलग अलग मेथड रहेंगे. तो एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करने के 3 मेथड है. ये तीनों मेथड हम लोग देखेंगे. अभी समझ में आ रहा है? यहाँ तक सबको क्लियर है? तो अगला वाला पार्ट जो रहेगा कि मेथड्स लिखो, हेडिंग डालो, मेथड्स फॉर प्रोवाइडिंग दी वर्क फंक्शन. मेथड्स फॉर प्रोवाइडिंग दी वर्क फंक्शन. सो फर्स्ट 2 मेथड देखेंगे जो कि आपको सिलेबस में, वापस में बोल रहा हूँ, वापस सिलेबस में नहीं है, बट ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इस पे एमसीक्यू आ सकता है. तो इस पे एमसीक्यू आ सकता है. क्या एमसीक्यू आएगा मैं बता दूंगा आपको. तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रहेगा थर्मल एमिशन, मतलब इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहे. वर्क फंक्शन जो आने वाला है, वर्क फंक्शन जो हम लोग वर्क फंक्शन प्रोवाइड करेंगे, जो लास्ट टॉपिक में हम लोग ने जो वर्क फंक्शन पढ़ा फाई, वो प्रोवाइड करेंगे वाया इंक्रीजिंग द टेम्परेचर और वाया प्रोवाइडिंग हीट एनर्जी. तो जब भी, एक सेकेंड, जब भी हम लोग हीट एनर्जी प्रोवाइड करके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, या फिर मेटल का, सॉरी मेटल बोलता, बॉडी नहीं बोलूँगा इसको, मेटल का टेम्परेचर बढ़ाएंगे और उसके बाद वो जो हीट एनर्जी हम लोगों को प्रोवाइड करेगी वर्क फंक्शन, और जिससे एमिट होगा क्या? इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग बोलेंगे थर्मल एमिशन. क्लियर है? ये आपको सिलेबस में नहीं है तो टेंशन लेने की कुछ बात नहीं है. सिर्फ मुझे ये बताना क्यों है, क्योंकि इस पे एक एमसीक्यू आ सकता है. उसका प्रोबेबल एमसीक्यू क्या है वो बताता हूँ. वापस एक बार रिपीट करता हूँ. हम लोग क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है उसका नाम क्या है? वर्क फंक्शन. तो वर्क फंक्शन हम लोग प्रोवाइड करते हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स. वन ऑफ द फॉर्म इज बाय थर्मल एमिशन. थर्मल एमिशन क्या करेंगे, हम लोग हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, जिससे क्या होगा, मेटल बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, जो कि प्रोवाइड करेगा वर्क फंक्शन. और वर्क फंक्शन से क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा और इस इलेक्ट्रॉन रिलीज होने की वजह से इस जो इलेक्ट्रॉन एमिशन वाला पार्ट रहेगा उसको बोलेंगे थर्मल एमिशन. अभी ध्यान दो, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है उसको बोलते थर्मिशन. क्या बोलते उसको? थर्मिशन नहीं, एक मिनट, इसको बोलते थर्माइंस. वापस में लिखता है एक बार, इसको बोलते, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं इसको बोलते थर्माइंस. क्लियर है? ए बाबा, मैं हाईलाइट करने का ये क्या हो गया, ये एज अ सीईटी में एमसीक्यू आ सकता है, तो ये बराबर से लिख के ले लो कि द इलेक्ट्रॉन विच इज एमिटेड while thermal emission of providing work function is called as thermines. क्या बोलते इसको? थर्माइंस. क्लियर है? एक टिपिकल अलग टाइप का नाम दिया गया, बाकी कुछ नहीं है ऐसा. अभी फील्ड एमिशन देखते हैं. फील्ड एमिशन में क्या होता है? ये थर्मल एमिशन हो गया. फील्ड एमिशन में क्या होता है?
हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में मेटल सरफेस को रख दिए। जनता ध्यान से देखो हम लोग क्या करने वाले, मेटल सरफेस को रख दिया जैसी, और दो प्लेट्स रखेंगे हम लोग यहाँ पे, और दोनों के पास अपना एक पोटेंशियल रहेगा। मतलब जैसे कि ये नेगेटिव पोटेंशियल रहेगा ये प्लेट, और ये प्लेट पॉजिटिव पोटेंशियल रहेगा। अब ये नेगेटिव पोटेंशियल और पॉजिटिव पोटेंशियल होने की वजह से जो अंदर इलेक्ट्रॉन रहने वाला है, ये नेगेटिव पोटेंशियल, अभी ध्यान दो, अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो रहेगा वो ये डायरेक्शन में रहेगा। बट इलेक्ट्रॉन को जो रिपल्शन मिलने वाला है वो कहाँ से आएगा, नेगेटिव साइड से आएगा। वही इलेक्ट्रॉन यहाँ से पॉजिटिव साइड से क्या होता है, अट्रैक्ट हो रहा है। अभी मुझे बताओ, ये इलेक्ट्रॉन पहले से लूजली बाउंड था, अभी पहले से लूजली बाउंड था, और ऊपर से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव था, बट जो फोर्स ऑफ रिपल्शन था नेगेटिव प्लेट के लिए वो ये डायरेक्शन में था, दिख रहा है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर पॉजिटिव प्लेट वो ये डायरेक्शन में था। जैसे ही हो गया, जैसे ही हम लोग ने फील्ड डाल दी नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट के बीच में, मैंने मेटल सरफेस को रख दिया, और इलेक्ट्रॉन को एक प्लेट पुश कर रही है और दूसरी प्लेट उसको अट्रैक्ट कर रही है। वहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ। इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ, इस एमिशन का नाम होगा क्या, फील्ड एमिशन। क्लियर है, सिलेबस में नहीं है बट पता होना चाहिए, ये भी क्लियर है। अभी इसका नाम है थर्मीशन, थर्माइंस, तो इसका नाम क्या रहेगा, फील्डमाइंस, ऐसा कुछ रहेगा नहीं, वैसा कुछ नाम नहीं, यहाँ पे बेसिक नाम वही रहेगा इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इसका कुछ अलग नाम दिया नहीं गया। हाँ, इसके अगले वाले प्रॉपर्टी, अगले वाला जो टाइप है उसमें नाम दिया गया है, बट यहाँ पे नाम दिया नहीं गया है। समझ में आ रहा है क्या, तो मैं वापिस रिपीट करता हूँ। थर्मल एमिशन में क्या हो रहा था, थर्मल एमिशन में हम लोग दे रहे थे क्या, हीट एनर्जी, जिससे मेटल का टेम्परेचर बढ़ रहा था। हीट एनर्जी देने के बाद मेटल का टेम्परेचर बढ़ गया। जो हीट एनर्जी प्रोवाइड करे थे वो प्रोवाइड कर रहा था वर्क फंक्शन, वहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ, और इस एमिशन को बोलते थे थर्मल एमिशन, और जो इलेक्ट्रॉन्स मिले उसको बोलते थर्माइंस। अभी सेकेंड जो मेथड था उसमें हम लोगों ने क्या किया, मेटल सरफेस को रख दिया एक नेगेटिव पोटेंशियल प्लेट और पॉजिटिव पोटेंशियल प्लेट के बीच में रख दिया। अभी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट जो नेगेटिव प्लेट रहेगा वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, और पॉजिटिव प्लेट रहेगा वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। वैसे ही वो पहले से वो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड था, एक साइड से रिपल्शन दूसरी साइड से अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एमिट हो गया, और इलेक्ट्रॉन जैसे ही एमिट हो गया तो इस एमिशन को बोलेंगे फील्ड एमिशन। और इसका कुछ अलग नाम नहीं है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का नाम एज ए इलेक्ट्रॉन ही हम लोग पढ़ेंगे। सबको क्लियर है यहाँ तक सबको क्लियर है। आगे का जो तीसरा पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा देखते हैं। तो पहला वाला पार्ट था थर्मल एमिशन, सेकेंड वाला पार्ट था वो था फील्ड एमिशन, जहाँ पे हम लोग दो अलग अलग पोटेंशियल की फील्ड्स प्लेट्स लगा दी, और उसके बीच में मैंने मेटल की प्लेट को रख दिया जिसमें से इलेक्ट्रॉन को एमिट करना है। सबको यहाँ तक क्लियर है। अभी क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी हम लोग एक पढ़ने वाले, उसके बाद ये पार्ट आएगा जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो पार्ट है, मैं एक चीज़ बताऊंगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो पार्ट है वो बताने के लिए मैंने ये सब बिल्डअप क्रिएट किया। सबसे पहले हम लोगों ने देखा लाइट को एज अ वेव, बाद में कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो वेव की थी, प्रॉपर्टीज़ थी लाइट एज अ वेव की तरह से नहीं पढ़ सकते थे, तो हम लोगों को पढ़ना पड़ा किसके थ्रू, नेचर मटेरियल के थ्रू। तो नेचर में जितनी भी चीज़ें थे वो दो पार्ट में डिवाइड की हम लोगों ने। पहली तो जो थी वो उसका नाम क्या था, रेडिएशन, और दूसरा जो था वो था मटेरियल। उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। रेडिएशन में जो होता है वो लाइट होता है, और मटेरियल में जो होता है वो होता है क्या, इलेक्ट्रॉन, बराबर है। उसके बाद हम लोगों ने इंटर कन्वर्जन देखा। इंटर कन्वर्जन के बाद पहला प्रॉपर्टी हम लोग को स्टडी करना था वो था इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन स्टडी करने के टाइम पे एक चीज़ हम लोगों ने नोटिस की कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें है कूलम्स फोर्स, कूलम फोर्स उसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो बीच में पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो रहा है। तो पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करने के लिए मुझे एक एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी एक्सटर्नली, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन। दैट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट शुड बी प्रोवाइडेड टू द लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन टू मेक इट
टू मेक इट कम आउट ऑफ द सरफेस विदाउट एनी वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी उसके पास नहीं होनी चाहिए, वो सरफेस पे आके रहना चाहिए। दैट, और वो इलेक्ट्रॉन है ना, एक बार उसको वेलोसिटी मिल गई ना तो इलेक्ट्रॉन से कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड एज एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो आ गया वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन के बाद हम लोग वर्क फंक्शन कैसे कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, इसके दो टाइप्स पढ़े। पहले थर्मल एमिशन था, और सेकेंड वाला पार्ट किसका था? सेकेंड वाला पार्ट था वो फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन, थर्मल एमिशन में जो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है उसको बोलते हैं थर्माइंस, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स ही बोलते हैं, जहाँ पे एक नेगेटिव पोटेंशियल की प्लेट और एक पॉजिटिव पोटेंशियल की प्लेट के बीच में हम लोग ने मेटल जो भी मेटल था वो डाल दिया। यहाँ से रिपल्शन, यहाँ से अट्रैक्शन, फील्ड का डायरेक्शन ये डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रॉन जो लूजली बाउंड था वो यहाँ से आ गया और गया पॉजिटिव प्लेट के पास। क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? अभी क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, ध्यान दो। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? प्लैंक जो था, प्लैंक नाम का जो साइंटिस्ट था, उसने स्टडी किया क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी मतलब क्या? एनर्जी जो बोलते ना कि कोई भी रेडिएशन है, रेडिएशन जो एमिट कर रहा है, उसमें जो एनर्जी है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स मतलब क्या? फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब उतने अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकलेंगी, एंड दैट पैकेट्स इज कॉल्ड एज क्वांटा। अभी ये क्वांटा जो था, पैकेट्स के फॉर्म में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो एनर्जी एमिट हो रही है, रेडिएशन एमिट्स एन एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ पैकेट्स, दैट इज कॉल्ड एज क्वांटा, एंड दैट इज कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। मतलब क्या? अगर मैं बात करूँगा E इक्वल्स टू एच न्यू, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो ये जो एनर्जी रहेगा वो मल्टीपल्स में रहेगा। मतलब क्या? एन एच न्यू। तो सपोज मैं बोल रहा हूँ एच न्यू की वैल्यू है 3.5, सपोज मैं ऐसा बोल रहा हूँ यूनिट में 3.5 यूनिट, तो ये जो एन रहेगा उसकी वैल्यू रहेगी 1 2 3 4 5। तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात करूँगा, लाइट के पास होती है वेवलेंथ, देखो ना, वेवलेंथ रहेगी तो उसके पास रहेगी फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी की वजह से आएगी एनर्जी। तो मुझे बताओ, अगर मेरा एक सिंगल क्वांटा जो था वो 3.5 यूनिट का था, तो मुझे उसके मल्टीपल्स में मिलेंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी मतलब क्या? मल्टीपल्स में ही मिलेगा मुझे, या फिर उस पैकेट्स का जो साइज रहेगा वो इसी साइज में रहने वाला है। मतलब ये 3.5 7 3.5 ये आएगा 10.5, ये आएगा 14, ऐसे पैकेट्स के फॉर्म में आएगा। दैट इज कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर है? तो प्लैंक क्या बोलता है? प्लैंक कि जो भी एनर्जी निकल रही है, रेडिएशन से जो एनर्जी निकल रही है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, एंड दैट इज कॉल्ड एज क्वांटा। दिस इज कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर है? तो लिखो द आइडिया ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, लिखो द आइडिया ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी आपको सिलेबस में है, was first proposed by Planck to explain the black body spectrum। ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम हम लोग रेडिएशन चैप्टर में पढ़ने वाले, तभी बता दूंगा मैं ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। and it stated that energy is emitted in the form of पैकेट्स। एक मिनट मेरे को टैब चार्ज करने दो, नहीं तो बंद हो जाएगा। एक सेकेंड ज़रा। इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, ये मेरा पहला जो प्लैंक्स का जो मॉडल था उसका पहला स्टेटमेंट ये था। सेकेंड जो स्टेटमेंट था वो था कि अगर मेरी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन हायर रहेगी तो एनर्जी जो रहेगी वो भी क्या रहेगी? हायर। ए फ्रीक्वेंसी मतलब वाइब्रेशन, कितने फास्ट वाइब्रेशन हो रहा है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो अगर एक पार्टिकल की बात कर रहा हो तो उसका अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगा, उसकी अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी रेडिएशन की, तो एनर्जी भी क्या रहेगी? क्योंकि देखो E इक्वल्स टू क्या है? E इक्वल्स टू है एच न्यू। एच इज़ प्लैंक कॉन्स्टेंट,
इसको अगर हटा दिया तो E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, तो एनर्जी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी भी क्या रहेगी, बढ़ेगी। समझ में आ रहा है क्या? तो अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी तो उसकी एनर्जी भी क्या रहेगी, ज़्यादा ही रहने वाली है। क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? तो लिखो सेकेंड पॉइंट जो आपने लिखा, क्या लिखा? एट हायर फ्रीक्वेंसी द एनर्जी ऑफ अ पैकेट इज लार्ज, एनर्जी ऑफ अ पैकेट इज लार्ज। प्लैंक एज्यूम दैट, लिखो प्लैंक एज्यूम दैट, प्लैंक assumed that atoms behave like tiny oscillators that emit electromagnetic radiation. Atoms behave like a tiny oscillator, मतलब oscillator मतलब क्या, फटाफट ऐसे oscillate करना। Atoms behave as a tiny oscillator that emit electromagnetic radiation only in discrete packets, only in discrete packets, that is E equals to, that is E equals to n h nu, E equals to n h nu, where nu is the frequency of oscillator, where nu is the frequency of, nu जो था उसको बोलते frequency, frequency of oscillator. This emission, this emission only occur, this emission only occur when the oscillator makes a jump from one energy level to another energy level, from, ऐसे लिखो, from higher energy level to lower energy level। मतलब क्या, देखो सपोज मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एटम है, ये हायर से लोअर एनर्जी, ये हायर एनर्जी लेवल है, ये लोअर एनर्जी लेवल है, आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग। अगर ये हायर से लोअर एनर्जी लेवल पे जा रहा है तो इसके पास थोड़ा एनर्जी बच रहा है, वो एनर्जी क्या हो गई, एमिट होगी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, रेडिएशन, in the form of radiation, that is nothing but in a form of packets, and that is called as what, quantization of, that is called as quantization of energy। क्लियर है पक्का? क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी क्या है, सबको क्लियर है वाला पॉइंट? आगे बढ़ेंगे तो लिखो दिस मॉडल ऑफ प्लैंक, this model of Planck turn out to be basic model for Einstein theory to explain photoelectric effect, to explain photoelectric effect। सबको क्लियर है? क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी वाला पार्ट सबको क्लियर है, ये वाला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी मतलब क्या होता है, एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। जब मेरा एटम वाइब्रेट करता है एज एन ऑसिलेटर तो एनर्जी एमिट होगी, एनर्जी विल बी एमिटेड इन द पैकेट इन अ डिस्क्रीट क्वांटाइज्ड पैकेट, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ E इक्वल्स टू एच न्यू। तो E इक्वल्स टू एन एच न्यू, एन का नंबर क्या हो सकता है, 1 2 3 ऐसे हो सकता है। तो अगर एनर्जी बढ़ेगी मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ज़्यादा है तो एनर्जी भी क्या रहेगी, जो रिलीज होगी वो भी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। सबको यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट पे जाते। नेक्स्ट पार्ट क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में क्या होगा देखते। सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में एक सरफेस रहेगा, सरफेस है, सरफेस के ऊपर है मेरे इलेक्ट्रॉन्स जो कि लूजली बाउंड है। अभी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में क्या करेगा, जैसे मैंने बात किया थर्मल एमिशन में और दूसरा बात किया था मैंने फील्ड एमिशन में। थर्मल एमिशन में हम लोग प्रोवाइड कर रहे थे हीट एनर्जी, जहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा रहे थे और इलेक्ट्रॉन को एमिट कर रहे थे। फील्ड एमिशन में हम लोग ने क्या बात किया था, दो अलग अलग फील्ड्स थी, उसके वजह से क्या हुआ, दो अलग अलग फील्ड की वजह से पोटेंशियल बिल्डअप हो गया, नेगेटिव से रिपल्शन आ गया, पॉजिटिव से अट्रैक्शन आ गया। अभी मैंने क्या बोला, यहाँ पे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में क्या बात करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में रेडिएशन रहेगा इन द फॉर्म ऑफ यूवी रेडिएशन। किसके फॉर्म में, यूवी रेडिएशन में। यूवी रेडिएशन फॉर्म में रेडिएशन आएगा तो इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो जिसका बाइंडिंग क्या है, बाइंडिंग कम है, वो लूजली बाउंड है, तो वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एमिट होगा। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन्स
will be emitted. सबको क्लियर है इलेक्ट्रॉन्स क्यों एमिट होंगे? क्योंकि यूवी रेडिएशंस को हम लोग क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्ब कर रहे। इलेक्ट्रॉन्स यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहे, दैट इज नथिंग बट व्हाट? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। जहाँ पे फोटॉन्स मतलब क्या होता है? लाइट के जो रेडिएशन की जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा। दैट रेडिएशन एनर्जी विल प्रोवाइड दी वर्क फंक्शन फाई। वर्क फंक्शन फाई प्रोवाइड किया, जैसे ही प्रोवाइड कर दिया इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो गया विद जीरो वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। क्लियर है? डायग्राम ड्रॉ कर दो, डायग्राम ड्रॉ कर दो, लिखो लिखो। व्हेन एन अल्ट्रावायलेट लाइट is incident on a metal surface, when an ultraviolet light is incident on a metal surface or a metal electrode, a high voltage spark passes across the electrode. A high voltage spark passes across the electrode. This is nothing but electrons were emitted from the metal surface. Electrons were emitted from the metal surface. हो गया? The surface which emits electron, the surface which emits electron after the surface which emits electron after मत लिखो, when illuminated with light of appropriate radiation is known as, लिखो, photosensitive surface is known as, देखो मैंने सर्कल किया है, photosensitive surface। क्लियर है? आगे लिखो, the phenomena of emission of electron from a metal surface, the phenomenon of emission of electron from a metal surface when radiation of appropriate frequency, देखो frequency प्रोवाइड की मतलब एनर्जी प्रोवाइड, क्योंकि H का E का फॉर्मूला H न्यू, तो ये क्या प्रोवाइड करेगा? वर्क फंक्शन। एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होना चाहिए? वो वर्क फंक्शन के इक्वल होना चाहिए। वर्क फंक्शन से कम रहेगा तो वो एमिट करेगा कि इलेक्ट्रॉन को? नहीं करेगा। तो लिखो, द फिनोमिनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन ऑफ एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन इट is called as photoelectric effect or photoelectric emission, is called as photoelectric effect or photoelectric emission, photoelectric effect और photoelectric emission। सबको क्लियर है यहाँ तक क्या किया मैंने? आगे लिखो, टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल लिखे वो लिखते, लिखो फॉर मेटल्स लाइक मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे लिख लेता हूँ, फिर आपको मैं ये पीडीएफ के फॉर्मेट में भी आपको सेंड कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं वैसे। अरे भाई, इंसर्ट पेज, जो मेटल्स रहेंगे जैसे जिंक, ये सीईटी में आ सकता है, जिंक, बाद में कैडमियम, बाद में मैग्नीशियम। इसको कौन सी लाइट रहती है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन लगती है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए, यूवी रेडिएशन। बट अगर हम लोग बात करेंगे अल्कली मेटल्स, की बात करेंगे तो वो विजिबल लाइट पे भी फोटो एमिशन करते हैं। क्लियर है? तो फोटो एमिशन क्या रहेगा? एक सरफेस है, फोटो सेंसिटिव सरफेस है, उसके सरफेस पे क्या है? इलेक्ट्रॉन है अंदर, तो फोटॉन्स आ गए, टकराए, एनर्जी गेन किया और इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, दैट इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। सबको क्लियर है यहाँ तक क्या किया है मैंने? आई होप ये पार्ट क्लियर हुआ रहेगा। तो आज के लेक्चर के लास्ट पार्ट पे जाते। मुझे पता है कि लेक्चर थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है, बट मुझे एक्स्ट्रा पार्ट डिस्कस करना था, व्हाट इज़ वर्क फंक्शन, ये सब डिस्कस करना था, इसलिए पार्ट थोड़ा एक्सटेंड हो चुका है। तो ये पार्ट फटाफट कर लेंगे, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, ये पार्ट फटाफट हो जाएगा अपना। तो अभी क्या है देखो,
ये ग्लास ट्यूब एक्सपेरिमेंट है। ग्लास ट्यूब एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करने वाले, ग्लास ट्यूब एक्सपेरिमेंट में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करने वाले। तो ये सेटअप है किसके लिए, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए। अपने को थर्मल एमिशन से कुछ मतलब नहीं है। अपने को जो नेक्स्ट वाला जो फील्ड एमिशन वाला था उससे मतलब नहीं है। अभी हम लोग पढ़ रहे सिर्फ क्या, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में क्या होगा, ये ग्लास ट्यूब है, जो ग्लास ट्यूब रहेगा वो इवैक्यूएटेड रहेगा। इवैक्यूएटेड मतलब क्या, बीच में क्या रहेगा, वैक्यूम रहेगा। तो ये ग्लास ट्यूब रहेगा वो क्या रहेगा, इवैक्यूएटेड रहेगा, मतलब वैक्यूम रहेगा। तो ये ग्लास ट्यूब है। उसके बाद ये जो रहेगा, ये रहेगा फोटो सेंसिटिव प्लेट। ये फोटो सेंसिटिव प्लेट है। और यहाँ पे जो रहेगा उसको बोलेंगे क्वार्ट्ज विंडो। उसके बाद यहाँ पे एक सेकेंड, पहले नाम लिख लेते, पहले नामकरण कर लेते। ये जो रहेगा इसको बोलते कम्यूटेटर। ये है एमीटर जो कि करंट को मेजर करेगा। ये है वोल्ट मीटर जो कि वोल्टेज को मेजर करेगा। ये सेल है जहाँ पे हम लोग बोलेंगे वेरिएबल पोटेंशियल सोर्स, मतलब हम लोग इसको एरो बना देंगे और बोलेंगे ये वेरिएबल पोटेंशियल सोर्स। अभी ध्यान दो, ये सब होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ तक सबको क्लियर हुआ क्या किया है। यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। मोनोक्रोमेटिक मतलब क्या रहता है, सिंगल वेवलेंथ की। यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट है। अभी ये सोर्स ऑफ लाइट है ना, इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी और ये हीट करेगी किसको, फोटो सेंसिटिव प्लेट को। अभी ध्यान दो, ये जो फोटो सेंसिटिव प्लेट है उसको बोलेंगे ई, मतलब ये जो होगी, एक सेकेंड ना, अपन जो कलर है वो सेम यूज़ करेंगे। ये जो होगी उसको बोलेंगे ई और ये जो होगी उसको बोलेंगे सी। ई मतलब होती है एमीटर प्लेट, एमीटर नहीं एमीटर। और सी जो होता है वो दे कलेक्टर प्लेट। क्लियर है यहाँ तक, एमीटर प्लेट और कलेक्टर प्लेट। जैसी जैसी इलेक्ट्रॉन्स सॉरी फोटो जो, एक सेकेंड मुझे मार्कर लेने दो। जैसी एक लाइट ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, ये सोर्स है, वो क्वार्टर्स विंडो से लाइट आई और उसके बाद वो गिरी किसके ऊपर, फोटो सेंसिटिव प्लेट के ऊपर गिरी। जैसी प्लेट पे गिरी तो वो प्रोवाइड करेगी क्या, एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन। जैसी प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पे आ जाएगी इलेक्ट्रॉन्स जो कि रिलीज हो जाएंगे। अभी इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। ध्यान दो, अभी इधर क्या होगा, सब लोग ध्यान दो। हाँ, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने, इलेक्ट्रॉन तो अपने आप तो रिलीज नहीं होगी, क्योंकि देखो जो फोटॉन्स है उसके पास जो एनर्जी रहेंगी दैट मे बी सफिशिएंट और मे नॉट बी सफिशिएंट। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वाला जो था, ये वाला पार्ट जो था, एक सेकेंड, कम्यूटेटर का यूज़ क्या होगा। कम्यूटेटर क्या करता है, उनमें एक तो सरफेस को पॉजिटिव चार्ज देता है कोई एमिटर को, या फिर एमिटर को कभी कभी नेगेटिव चार्ज भी देता है। मतलब जैसे कि देखो ये पॉजिटिव है और ये क्या नेगेटिव है। अभी मैंने अगर कम्यूटेटर को ऐसे कनेक्ट किया, मतलब ये वाला सरफेस ऐसा है और ये वाला सरफेस ऐसा है, तो मैंने अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो ये भी क्या बनेगा, पॉजिटिव। ये नेगेटिव रहेगा तो ये क्या बनेगा, नेगेटिव। क्लियर है। अगर नेगेटिव रहेगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपोज करेगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो दैट इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन पोटेंशियल। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, रिटार्डेशन
पोटेंशियल। अगर मैं नेगेटिव वाला पोटेंशियल अप्लाई करता हूँ कलेक्टर प्लेट पे तो वो बनेगा क्या, रिटार्डेशन पोटेंशियल। सबको क्लियर यहाँ पे, उसको बोले रिटार्डेशन पोटेंशियल। अगर उल्टा कर रहा हूँ मैं, उल्टा मतलब क्या, ध्यान दो, मैं जो मार्किंग कर रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दो बस। अभी मैं कुछ ऐसे कनेक्ट करेगा, देखो ये दोनों को ऐसे कनेक्ट कर दिया और ये दोनों को ऐसे कनेक्ट किया, तो ये पॉजिटिव है, ये बनेगा पॉजिटिव, और ये नेगेटिव है तो ये बनेगा नेगेटिव। ये मुझे बताओ, अगर नेगेटिव रहेगा तो एमिटर प्लेट में से इलेक्ट्रॉन को पुश मिलेगा और कलेक्टर प्लेट में से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट होगा। ये है मेरा पॉजिटिव और ये मेरा नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, अट्रैक्ट होगा विथ सम स्पीड। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको बोलते हैं एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको, एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल। इफ द कलेक्टर प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज देन इट विल एक्सिलरेट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट। If the emitter plate is positive charge and collector plate is negative charge, it will retard the electron, retard the velocity of the electron. That is called as retardation potential. सबको क्लियर है, डायग्राम सबको क्लियर है। ग्लास ट्यूब है जिसको वैक्यूम मतलब इवैक्यूएटेड विथ वैक्यूम है, उसके पास एक साइड विंडो है, उसमें हम लोगों ने कॉर्टस विंडो रखा है जहाँ से सोर्स ऑफ लाइट अंदर आती है। बाद में एक प्लेट है कलेक्टर प्लेट और एक प्लेट है एमिटर प्लेट। एमिटर प्लेट जो है वो कौन सी प्लेट है, फोटो सेंसिटिव प्लेट है। अभी जो कलेक्टर प्लेट का एक पॉइंट, कलेक्टर प्लेट का है, फिर बोलेंगे कि एक एमिटर कनेक्ट किया है जो कि करंट को देखो, बट ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे फ्लो होगा, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो तो तभी क्या आता है, करंट आता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो का तो करंट, तो इस इलेक्ट्रॉन फ्लो वाले पार्ट को बोलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फोटो इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, और जो करंट होता है उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, फोटो करंट उसको बोलते हैं। सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तो इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, और जो करंट रहेगा वो रहेगा क्या, फोटो इलेक्ट्रिक करंट रहेगा। क्या रहेगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट रहेगा। सबको क्लियर है वाला पार्ट। तो ये डायग्राम पहले कॉपी कर लो, बाद में मैं लिखने वाला पार्ट डिक्टेट कर लेता हूँ। डायग्राम कॉपी कर लो, लिखा, डायग्राम बनाया, लिखो। सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन लिखेंगे उसका, तो कंस्ट्रक्शन लिखो। द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, द experimental setup of photoelectric effect consists of an evacuated glass tube with a quartz window, with a quartz बोलते हैं इसको, with a quartz window containing photosensitive metal plate, called as emitter plate, and collector and another metal plate called as collector plate, collector plate. The emitter and collector are connected to a voltage source whose voltage can be changed, and ammeter to measure the current in the circuit. A potential difference of V, as measured by the voltmeter is maintained between क्या, किसके बीच में मेंटेन किया, E और C के बीच में, is maintained between emitter and collector, अगर एमिटर अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो उसको बोलेंगे कैथोड, अगर कलेक्टर मेरा पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो उसको बोलेंगे एनोड। देयरफॉर एमिटर एक्ट एज एन कैथोड while collector act as a anode. As collector plate is positive with respect to emitter plate. Collector plate is positive with respect to emitter plate. The potential difference can be varied. And we can make collector plate as negative potential with the help of commutator. With respect to E. मतलब C को हम लोग नेगेटिव बनाएंगे, E को हम लोग पॉजिटिव बनाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा बट ये इसको इलेक्ट्रॉन को अपोज करेगा। हो गया।
व्हेन द एनोड पोटेंशियल, एनोड मतलब कोणता, कलेक्टर था, व्हेन द एनोड पोटेंशियल V is positive, it accelerates the electron, hence it is called as accelerating potential. While when the anode potential V is negative, it retards the flow of electron, therefore it is called as retarding potential. अभी वर्किंग लिखो, ये हो गया मेरा क्या, ये हो गया मेरा कंस्ट्रक्शन. अभी वर्किंग लिखो. A source S of monochromatic light corresponding to any specific wavelength or frequency is made to fall on the surface of metal plate E, and electrons are ejected from the metal through the surface, These electrons are called as photoelectrons. And are collected at the collector. ओके, इसको फोटो इलेक्ट्रॉन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लाइट के इंसिडेंट के वजह से एमिट हो रहे, इसलिए इसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. तो लिखो, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर ऑर्डिनरी इलेक्ट्रॉन्स. They are given this name to indicate that it is emitted due to incident light. हो गया. We now know that free electrons are available on the metal plate. Which if provided with sufficient amount of energy, ब्रैकेट में लिखो क्या, वर्क फंक्शन. यहाँ पे देखो वर्क फंक्शन, which when provided with sufficient amount of energy, ब्रैकेट में लिखो वर्क फंक्शन, will overcome the potential barrier that keeps them inside the metal. Will overcome the potential barrier which keeps them inside the metal. Clear है? This emission of electron due to incident of monochromatic light of particular wavelength, of specific wavelength, is called as photoelectric effect. The electrons are called as photoelectrons and the current is called as photoelectric current. क्लियर, यहाँ तो सबको क्लियर है. आगे हम लोग इसके जो एक्सपेरिमेंट थे, इसके ऊपर जो रिजल्ट्स मिले, उसके ऊपर बात करेंगे कि इंटेंसिटी के ऊपर कैसे डिपेंड है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर कैसे डिपेंड है, ये सब चीज़ें बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे वाइंड अप करते हैं. लेक्चर ऑलमोस्ट 1.5 घंटे के ऊपर चला गया है, मुझे पता है, बट बेसिक एम ऑफ द लेक्चर आपको पता चला रहेगा कि एम क्या था. मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की और वो डिस्कस करने के पीछे का रीज़न भी आपको पता चला रहेगा कि अगर वो चीज़ें डिस्कस नहीं की रही थी तो आपको ये सब चीज़ें और अच्छे से नहीं पता चलती. तो ये टॉपिक जो है वो थियोरी टॉपिक है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि उसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए. तो आई होप लेक्चर पसंद आया रहेगा. तो वीडियो को लाइक करना मत भूलो, दोस्तों के साथ शेयर करो और नए हो तो सब्सक्राइब करो. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ द डिस्कशन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. टिल देन, बाय बाय.